वेलकम छोटे सुपरस्टार्स। ये है कहानियों का जादूघर जहाँ मिलेंगी रोज़ नई नई कहानियाँ। तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। सुहानपुर वैसे तो अपनी सुंदरता में बेमिसाल था, लेकिन इस गांव में बहुत ही आलसी लोग पाए जाते। मगर इस गांव में एक ऐसा लकड़हारा भी था जो बहुत ज़्यादा मेहनती था। इसका नाम है अहमद। अहमद और उसकी बीवी दोनों ही बहुत मेहनत से कमाई करते। अहमद एक लकड़हारा था और उसकी बीवी सारा दिन घर के कामों में इस तरह लगी रहती जैसे इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं। दोनों ही मेहनत से अपना गुजारा करते थे और यही उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर था। लकड़हारे की आमदन इतनी तो नहीं थी कि उसका गुजारा बहुत अच्छा हो सके, लेकिन फिर भी दोनों सब्र शुक्र की ज़िंदगी गुजार रहे थे और हर रोज़ सुबह होते ही अपने अपने कामों में मशगूल हो जाते। सुनो, आज मैं जैसे ही बाज़ार जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए राशन लेता आऊँगा, फिर तुम मज़े के चावल बनाना, मेरा बहुत दिल है। ठीक है जी, जब आप मुझे ला देंगे राशन तो मैं बना दूंगी। अब आप जल्दी से जाइए। ये सब बातें होते ही अहमद अपना कुल्हाड़ा लेते ही जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में जाकर वो लकड़ियाँ काट रहा होता है, हमेशा की तरह अपने काम में बहुत मशगूल। लेकिन कुछ ही दूर उसे आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई दर्द से चीख रहा हो। अहमद इस आवाज़ का पीछा करता है तो उसे मालूम होता है कि वहाँ एक बंदर है जिसे चोट लगी है। अहमद सोचता है, या खुदा, इस बंदर को इतनी सारी चोट लग गई, इसे क्या हो गया? ज़रूर ये कहीं से गिर गया होगा। चलो कोई बात नहीं छोटे बंदर, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम कितने प्यारे हो और तुम्हें इतनी चोट तो नहीं लगनी चाहिए, तुम आराम से खेला करो। अहमद उसकी जख्म की मरहम पट्टी करके कहता है, अब तुम अपनी जगह पर वापस चले जाओ, वरना फिर कोई जंगली जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। जल्दी से जाओ। इतना कहकर अहमद अपनी जगह पर वापस आने लगता है, लेकिन बंदर उसके पीछे पीछे था। मगर अहमद को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बंदर अभी उसके साथ साथ चल रहा है। जब वो घर पहुंचता है तो ये देखकर बहुत हैरान रह जाता है कि बंदर तो उसके पीछे पीछे है। वो उससे कहता है, अरे बंदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरे घर का कैसे पता? ज़रा बताओ तो, मैं तो हैरान हूँ कि तुम इतना लंबा रास्ता मेरे पीछे चलते रहे और मुझे खबर तक ना हुई। अरे देखो, तुमने मेरी मदद की और हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जो मदद करता है उसको यूं ही नहीं जाने देते। तो इसलिए जब तक मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा मेरा फ़र्ज़ अदा नहीं होगा और तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। क्या तुम्हें इस पर कोई एतराज़ है कि मैं रोज़ाना के कामों में तुम्हारी मदद करूँ और तुम्हारे घर की आमदनी बहुत अच्छी होती रहे? इसमें भला किसी को क्या ही एतराज़ हो सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं हमेशा अपनी मेहनत से कमा कर खाता हूँ, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर तुम मेरे घर रहना चाहो तो तुम अपनी खुशी से रह सकते हो, मैं उस पर तुम पर कोई रोक टोक नहीं करूँगा। रही बात मदद की, तो जो लोग दूसरों से मदद लेते हैं वो हमेशा आलसी और निकम्मे बन जाते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी हड्डियाँ भी गल सड़ जाएं और मैं अपना काम दूसरों पे लगाकर खुद बैठा रहूं। अब तुम अंदर चलो। बंदर ये सुनकर कहता है, अरे वाह, कितनी अच्छी सोच है। अगर तमाम इंसानों की सोच तुम्हारे जैसी हो जाए तो कितना ही मज़ा आए, कोई अपना काम आलस की वजह से ना छोड़े। अंदर जाते ही जब उसकी बीवी बंदर को देखती है तो कहती है, अरे आप ये बंदर कहाँ से लाए और ये कितना प्यारा सा है, लेकिन हम इसे क्या खिलाएंगे क्योंकि हमारे पास तो कुछ खाने के लिए खुद नहीं है। तभी अहमद कहता है, अरे तुम फिक्र नहीं करो, ये बहुत प्यारा बंदर है और ये अपनी मदद आप खुद कर लेगा, बल्कि ये तो हमारी भी मदद करना चाहता है। लेकिन मैंने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई हमें नहीं आलसी लोग बनना, तो तुम हमारे साथ रहना चाहो तो रह सकते हो, भला हमें इस पे क्या एतराज़ है, लेकिन हम अपना काम खुद करेंगे। लेकिन फिर भी फ़ैसला तुम पर है, अगर तुम इसे अपने घर में रखना चाहो तो ठीक, अगर नहीं रखना चाहो तब भी ठीक। ये सुनते ही उसकी बीवी कहती है, अरे अरे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता ही है कि हमारी कोई औलाद तो है नहीं। जैसे ही आप घर से चले जाते हैं मैं तो बिल्कुल तन्हा रह जाती हूँ और हमेशा मुझे बहुत तन्हाई महसूस होती है। तो अब जब ये इतना प्यारा गोलू गोलू सा बंदर कितना प्यारा हंसता है, ये मेरे साथ रहेगा तो मुझे किसी चीज़ की कमी भी महसूस नहीं होगी और मैं बहुत खुश रहूँगी।
اس کے بعد وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس بندر کو اپنے ساتھ اپنے ہی گھر میں رکھیں گے، اور ان کا گزارا بہت اچھے سے ہونے لگتا ہے۔ اس کی بیوی کو ایک اچھی کمپنی مل جاتی ہے اور لکڑہارا بے فکر ہو کر اپنے کام کے لیے باہر جایا کرتا۔ کچھ ہی دن گزرے۔ احمد کی بیوی اس کو اپنے بیٹے کی طرح مانتی تھی اور روزانہ نئی نئی ڈشز بنا کر کھلاتی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ احمد کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ کافی دنوں سے بیمار رہنے لگی، اور اب تو باقاعدہ بس بستر کی ہی ہو کر رہ گئی۔ احمد اس صورتحال سے بہت پریشان تھا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تبھی بندر اس سے کہتا ہے کہ مجھے اس بیماری کا علاج پتہ ہے، اس کے علاج کے لیے ایک خاص جڑی بوٹی چاہیے، تو تم مجھے اجازت دو۔ حالانکہ اس میں خطرہ ہے، لیکن تم لوگوں نے میری جان بچائی تھی، تو اب میرا فرض ہے کہ میں تم لوگوں کی جان بچاؤں، تو میں وہ جڑی بوٹی ضرور لے کر آؤں گا۔ بس تم دعا کرنا کہ وہاں مجھے کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں غداری سمجھی جاتی ہے کہ ہم اپنی جڑی بوٹی کسی اور کے حوالے کر دیں۔ اور ویسے بھی تمہاری بیوی مجھے اپنا بیٹا مانتی ہے، اور تمہارے سماج کے مطابق بیٹوں کا اتنا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ماؤں کے لیے کچھ کریں اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کریں۔ یہ کہتے ہی بندر جنگل میں جانے لگتا ہے، اور کچھ ہی دیر میں وہ مخصوص جگہ جو کہ بالکل خاص جڑی بوٹیوں سے بھری ہوئی تھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں سے اپنی جان خطروں میں ڈال کر بندر جڑی بوٹی لے کر واپس آتا ہے، اور گھر آتے ہی اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، کیونکہ جیسے ہی احمد نے وہ جڑی بوٹی اپنی بیوی کے ناک کے قریب کی، تو جیسے ہی خوشبو اس کے ناک تک پہنچی، وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی، ایسے جیسے وہ تو کبھی بیمار ہی نہیں تھی۔ احمد بندر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں سیکھ دیتی ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔